क्योंकि इनको ये पता है कि जब तक आप बांटोगे नहीं, तब तक चक्रव्यूह टूटेगा नहीं, तब तक ये जातियों का चक्रव्यूह नहीं टूटेगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो ये जातियों का चक्रव्यूह टूटे, आपस में लोग लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भर है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब हो पाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। योगी आदित्यनाथ अपने आप में सियासी भंवर में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा आए हैं, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो चुका है, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ परेशान और हैरान होकर मंच पर यह भी कह चुके हैं कि कल कुर्सी जा रही है, आज चली जाए। आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर, जो कि उनका गढ़ है, वहां जाकर कमियां गिनाई तो मिर्ची तो लगी होगी, लेकिन एक और मिर्ची लगी जब तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला, उन्होंने एक ट्वीट किया पंडित हरिशंकर तिवारी को लेकर। अब हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ, हाथा वर्सेस मठ की जो गोरखपुर में लड़ाई है वो प्रचलित है, बच्चा बच्चा जानता है उसके बारे में। तो क्या एक राज्यपाल पहले मिर्ची लगा चुकी हैं, दूसरे राज्यपाल और मिर्ची लगा रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ को सियासी तौर पर निपटा देने की क्या कोशिश की जा रही है, भूमिका बनाई जा रही है। चुनाव से पहले करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, योगी जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हमने कल भी इस बारे में चर्चा की थी कि आनंदीबेन पटेल, जो कि राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने किस तरह से गोरखपुर में खड़े होकर, योगी आदित्यनाथ के गढ़ में खड़े होकर वहां की कमियां गिनाई, सारी पोलपट्टी खोलकर रख दी। इस बीच योगी आदित्यनाथ 24 घंटे बाद मंच पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कल कुर्सी जा रही है, आज चली जाए। और उसके बाद अब जो गवर्नर हैं तेलंगाना के, वो पंडित हरिशंकर तिवारी का जिक्र कर रहे हैं। तो जले पे नमक छिड़कने का योगी आदित्यनाथ के काम कर रहे हैं। इसको किस तरह से देखा जाए। दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाए हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन दो गवर्नर ऐसे, एक तो उत्तर प्रदेश के और एक तेलंगाना के। तेलंगाना के जो गवर्नर है वो गोरखपुर से संबंधित है, संबंध रखते हैं वहां से, और हरिशंकर तिवारी का जो है जिक्र कर रहे हैं। तो किस तरह से देखा जाए सर इसको। देखिए हिमांशु, जिस प्रकार से पहले हम समझ रहे थे कि जो अदावत है योगी जी की, वो सिर्फ अमित शाह से है और मोदी जी उनको उस तरीके से, उस अंदाज से या उस नजरिए से नहीं देखते। लेकिन जब से ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल गोरखपुर में जाती हैं और वो सैंपल लेती हैं, और अमित शाह उस दौरान महाराष्ट्र में, मुंबई में सांसदों को ढूंढ रहे हैं थैला लेके परिसीमन बिल बढ़ाने और अपनी सरकार को बचाने के लिए, तो तब से ये हो गया है कि मोदी जी ने भी कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है कि बाबा का जो सोटा चल रहा है उस सोटे पे दीमक लगाई जाए। दूसरी चीज ये है कि जो दूसरे गवर्नर हैं, शिव प्रताप शुक्ला, वो तेलंगाना के गवर्नर हैं। अभी कुछ दिन पहले इनकी इनको श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया हरिशंकर तिवारी जी को। और हरिशंकर तिवारी जी के रिश्ते और योगी आदित्यनाथ जी के रिश्ते सर्वविदित हैं, क्योंकि हरिशंकर तिवारी माने जाते थे कि गोरखपुर मंडल के और पूर्वांचल के एक दबंग नेता रहे हैं। वो हर लिहाज से दबंग थे और योगी जी के लिए कहीं ना कहीं हमेशा चुनौती खड़ी करते रहते थे। तो इसलिए दोनों की अदावत चलती थी। वो इतने काबिल व्यक्ति थे कि किसी की भी सरकार हो, चाहे कल्याण सिंह की सरकार हो, चाहे राजनाथ की सरकार हो, चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, चाहे उससे पहले कांग्रेस की सरकार हो, वो तमाम सरकारों में मंत्री रहे। ये तो उनकी खासियत और काबिलियत थी और उनके बिना पत्ता नहीं हिलता था। 22 से 24 साल के लगभग वो एक ही चिल्लूपुर विधानसभा जो आती है आपकी, वहां से वो विधायक लगातार रहे। चिल्लूपार, सॉरी, चिल्लूपार विधानसभा से वो विधायक रहे। और अभी शायद, हाँ, उनके 7 बेटा बार विधायक रहे। 7 बार विधायक रहे। बीच में कुछ 1 साल के बाद चुनाव हो गया था, तो इसलिए वो दोबारा चुनाव लड़कर जीत के आए थे। तो समय समय मतलब कम लगा और विधानसभा की गिनती ज्यादा हो गई। और उनके बेटे भी शायद 2022 तक थे और 22 में वो चुनाव हार गए या क्या हुआ, जो भी। खैर, वो वहां के दबंग नेता थे। और इससे देखिए, दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति मेरे को ब्राह्मण वर्सेस ठाकुरवाद में बदलती हुई दिखाई दे रही है। जो हम देखते थे
क्योंकि जिस प्रकार से योगी जी का नाम लगातार ठाकुरवाद ठाकुरवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है और जिस प्रकार से ब्राह्मणों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या ये जो गोरखपुर का आनंदीबेन का मामला हो, चाहे तेलंगाना के गवर्नर का ट्वीट करना हो, हरिशंकर तिवारी को बीच में लाना हो, तो क्या ये ब्राह्मण और ठाकुरवाद को बढ़ावा देने का मामला है और आपस में ही ये खींचातानी चल रही है। दूसरी तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए अखिलेश का जो फॉर्मूला है पीडीए का उसको तोड़ने के लिए अलग अलग सम्मेलन कर रही है, अलग अलग कोशिशें कर रही है, अंबेडकर जयंती मना रही है, गुरु रविदास के मंदिर बनवा रही है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है कि हम कैसे अपने से गए हुए पिछड़ों को और दलितों को अपनी तरफ खींचे, और दूसरी तरफ ये चीज चल रही है कि ठाकुर और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, खेमे खड़े किए जा रहे हैं, नेताओं में बंटवारे हो रहे हैं और ये गुपचुप इस तरह की चर्चाएं चल रही है कि योगी जी जो है वो ब्राह्मणों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार एक सुगबुगाहट इस तरह की ब्राह्मण समाज में चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है इसको लेके, ये थोड़ा-सा अभी मुझे समझने में तो दिक्कत हो रही है। क्योंकि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रही है क्या? और इसका फायदा कहीं न कहीं विपक्ष को होने जा रहा है क्या? क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या बड़ी रणनीति हो सकती है कि जहां वो आपस में अपने ही वोटर को लड़ाने जा रही है या लड़ा रही है, उसका क्या फॉर्मूला है? कम से कम मेरी समझ से तो परे है। जी। हम्म। तो योगी जी के लिए कुल मिलाकर ये जो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई जिसका हम जिक्र लगातार करते भी रहते हैं, उस बीच योगी जी की क्या पोजीशन है, मतलब उनकी स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि योगी जी अगर ये कह रहे हैं कि कल कुर्सी जा रही है आज चली जाए, तो वो करो या मरो वाली परिस्थिति में आ गए हैं क्या, कि भाई हम अपनी बातों से हिलने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। देखिए हिमांशु, अगर आपको ये चीजों को समझना है और ये दूसरे एक एंगल पे दिल्ली वाले पे आपको जाना है, तो दिल्ली में जो आजकल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री सदन से गायब हैं और विपक्ष हावी है। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने लंबे समय तक देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री सदन से गायब हो, ये भी इतिहास बना है। इन्होंने इतिहास बहुत बनाए हैं, ये भी एक इतिहास है कि इतने लंबे समय तक आप सदन से गायब रहे। क्या जिस प्रकार से इनकी छीछा लेदर सेंट्रल में चल रही है, उसको देखते हुए कहीं पार्टी ये निर्णय ना ले ले, कहीं संघ ये निर्णय ना ले ले कि इनको बदल के किसी दूसरे व्यक्ति को बनाया जाए, तो उस लिस्ट में योगी का भी नाम है। क्योंकि उस लिस्ट में जितने नाम थे उनको तो पहले इन्होंने कमजोर कर दिया, धराशायी कर दिया था। चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो आपके चौहान हो, शिवराज चौहान हो, चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, और इसके अलावा जो भी बड़े नेता थे उनको सबको किनारे करके आ, इन्होंने साइडलाइन कर दिया था। योगी जी बचे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार चला रहे हैं और कहीं न कहीं इनको एक चुनौती देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में किस प्रकार से योगी जी को निपटाया जाए? क्या इस पे भी गुजरात लॉबी कुछ विचार कर रही है क्या? इस पे भी कोई एक नया फॉर्मूला बना रही है क्या? ये भी हो सकता है। क्योंकि अगर वहां पे कुछ भी चेंजेस होते हैं दिल्ली में, तो उसमें योगी जी एक दावेदार हो सकते हैं, एक प्रमुख दावेदार हो सकते हैं। और अगर 2027 में योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के आते हैं, तो ये दिल्ली के दावेदार हो जाएंगे, उन पर दावा ठोकेंगे। इससे भी कहीं ना कहीं गुजरात लोग भी घबरा के इनको खत्म करने की रणनीति बना सकती है। इसमें मुझे कोई संशय भी नहीं है, कोई दो राय भी नहीं, क्योंकि हम्म। हमारे सामने उदाहरण है, बड़े उदाहरण है। चाहे वो वसुंधरा राजे का उदाहरण हो, चाहे वो शिवराज चौहान का उदाहरण हो, तो बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार के बड़े नेता, केंद्र के बड़े नेता हैं जो पिछली सरकारों में मंत्री रहे हैं या मजबूत भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनको जिस प्रकार से निपटाया गया है, क्या ये कहीं योगी को निपटाने की रणनीति बन रही है क्या? इस तरह की बात भी हो सकती है। हम्म। अच्छा, एक फोटो है जिसको लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है, और उस फोटो के मद्देनजर जिस पर गाज गिरी है, जो जानकारी सामने आ रही है, वो भी बड़ी हैरान करने वाली है।
अभी दिल्ली में गए थे योगी आदित्यनाथ, मुलाकात वहां पर नितिन नवीन के साथ में भी हुई थी, मोदी जी के साथ भी हुई थी। नितिन नवीन के साथ मुलाकात में एक तस्वीर आई थी जिसमें वो हाथ जोड़े नजर आ रहे। अब उस तस्वीर को लेकर इतना घमासान मचा कि जो कैमरामैन था बताया जा रहा उसकी उसके ऊपर गाज गिर गई। तो योगी जी क्या दिखाने क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो पूरा इकोसिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है। आप चुनाव से पहले जो तेज होती राजनीति है उसमें योगी जी की ये जो है ना कि हम एग्रेसिव नेचर, वो उसको किस तरह से देख रहे हैं। और किसी पर भी गाज गिर सकती है ये भी है। मतलब जैसे अयोध्या मामले में हमने देखा चंपत राय निकल गए, अनिल मिश्रा निकल गए, बाकी 8 लोग जो है वो फंस गए। उन लोगों ने चोरी की बताया गया, करोड़ों रुपए उन लोगों ने पार कर दिए, चंपत राय की कोई भूमिका नहीं थी। तो यहां पर भी जो असल बैठे हुए जिन्होंने तस्वीर छांटी होगी, सामने रखी होगी और फिर उसको डिलीट किया, ऐसे जानकारी आ रही है, तो उन लोगों पर तो गाज नहीं गिरी, गाज गिरी है कैमरामैन पे। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए हिमांशु, अगर कोई भी कैमरामैन होगा वो अनेकों तस्वीरें खींचता है और फिर वो उसमें से खुद तस्वीरें छांटता है, फिर वो आगे तस्वीरें भेजता है, फिर वो अपनी तस्वीर चुनते हैं उसमें से। उन तस्वीरों को पहले तो अखबार के लिए होती थी तस्वीर, एक अखबार में कौन सी छपने जाएगी। आजकल सोशल मीडिया हो गया है, आपको ट्वीट करनी है, आपको फेसबुक पे डालनी है या आपको जहां भी डालनी है तो उसमें कुछ तस्वीरें, चुनिंदा तस्वीरें चुनी जाती हैं और उसके लिए बाकायदा एक विभाग होता है, बाकायदा एक सूचना विभाग उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। वो तो यहाँ तक चर्चा है ना कि दिल्ली के सूचना विभाग से आगे यूपी का सूचना विभाग निकल गया है। दिल्ली के सूचना विभाग ने करीब 6,000 करोड़ रुपया खर्चा किया है, जबकि उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने 7,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा किया है। तो बड़ा विभाग होगा इसीलिए इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो आप ये देखिए कि तस्वीर को जारी करने का काम, तस्वीर पे निर्णय लेने का काम सूचना विभाग के बड़े अधिकारी करते हैं। उसमें कैमरामैन की क्या गलती है? ये तो आप उस तरीके से कर रहे हो कि एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और कोई व्यक्ति मर गया, गाड़ी बनाई है, मारुति वाले इंजीनियर को बुला लाओ। उसमें इंजीनियर की गलती है या जो ड्राइवर था चला रहा था उसकी गलती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कुछ भी आश्चर्य किसी बात पे नहीं होगा। आपने देखा ना कि मंदिर में चोरी हुई है, इन्हीं के लोग चोरी बता रहे हैं, इन्हीं के लोग बाद में कह रहे हैं चोरी नहीं डकैती है, इन्हीं के लोग तमाम चीजें बना रहे हैं, इन्हीं के लोग कमेटी बना रहे हैं, इन्हीं के लोग एसआईटी बना रहे हैं, इन्हीं के लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, सब काम इन्हीं के लोग कर रहे हैं। और जो चोर बताए गए हैं वो 8 चोर नीचे के छाट दिए गए हैं, जो 20-20, 30-30 हजार रुपए की तनख्वाह पे थे, उन्होंने चोरी और डकैती कर ली और ये बैठ के तमाशा देखते रहे। ये संत जो है उसकी तरह बैठे रहे। वो कौन से संत तुलसीदास या कौन से थे जो जिनको दिखाई नहीं देता था, आंखें बंद करके बैठे रहे और वहां चोरी होती, और ये बस नाम के बैठे रहे, चंपत राय माल चंपत करते रहे और आंखें बंद करके बैठे रहे। और अब ये गए वो तो चंपत राय, वो तो कुछ करते नहीं। तो बात ये है कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ चलता रहता है और इसमें जो सजा भुगतनी होती है वो किसी तीसरे आदमी को मिलती है। देखिए संजय जी, बात ये है कि जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है, ये पुरानी कहावत है गांव की। उसमें नुकसान उसी का होगा जो गरीब आदमी होगा। एक फॉर्मूला लगातार आता है, कई फिल्में भी बनी है कि एक किसी रईस की गाड़ी से अगर 10-20 लोग मर जाते हैं, 2-4 लोग मर जाते हैं, तो अगर उनका खुद ही वो रईस आदमी चला रहा है, उसका लड़का ज्यादातर नशे में गाड़ी चलाता है और लोग मर जाते हैं, तो प्रकट हो जाता है उस सीट पर ड्राइवर, और ड्राइवर ही जेल जाता है। ड्राइवर के परिवार को 5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, उनको शांत करा दिया जाता है और जितनी इसको सजा होती है 10 साल की, 20 साल की, 6 साल की, ये सजा काटता है और आ जाता है। तो पैसे के बल पे सारी चीजें हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गाज कैमरामैन पर डालो क्योंकि उसने फोटो खींची थी, फोटो ना हो, वो वाली कहावत है ना, ये ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अगर वो तस्वीर ही नहीं होती तो जारी क्यों होती? तो इसलिए इनको ही निपटा दो कैमरामैन को और बाकी लोगों को सबको बचाओ भाई, क्योंकि 7,000 करोड़ रुपया खर्च है, खर्चा चल रहा है, कुछ ये लोग भी दबा रहे हैं, माल पेल रहे हैं, तो इनको बचाना जरूरी है क्योंकि यही तो संसाधन असली है। तो ये सरकारों में चल रहा है। आज नैतिकता का और सिद्धांत का कोई मतलब नहीं रह गया है। आपकी सेटिंग गेटिंग कितनी तगड़ी है, आपका मामला कितना चमक रहा है, आप कितना झूठ बोल दे रहे हैं, कितनी चालाकियां कर रहे हैं, यही आपकी जो है उपयोगिता है। अगर आप अपनी अच्छा, उपयोगिता सिद्ध कर देते हैं तो आपसे बढ़िया व्यक्ति कोई नहीं।
जी। अच्छा, मजेदार बात ये है सर कि उस मामले में भी मतलब राम मंदिर के मामले में भी एक यादव जी हैं, टिन्नू यादव, जिनको अखिलेश यादव से जोड़ा गया और यहाँ भी कुछ वैसा ही मामला बताया जा रहा है। मतलब गुपचुप तरीके से जो जानकारी आ रही है वो यही बताई जा रही है कि मामला जो है जातिवाद पर फिट हो रहा है। तो जहां से बात शुरू हुई थी ब्राह्मण बनाम ठाकुर, तो उस बीच में सिर्फ ठाकुर ही ठाकुर और बनाम में जो भी मतलब यादव ले लीजिए या फिर और भी जितनी कम्युनिटी आपको लेनी है योगी जी के उस पे वो ले लीजिए और फिर राजनीति कीजिए जहां पर योगी जी जो है कंफर्टेबली बात कर पाए, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे और शायद इसी का खामियाजा जो है 2024 में भुगता भी। संजय जी, हिमांशु जी, आप ये देखिए कि अब जो हिंदू मुस्लिम का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी का चल रहा था, वो चलता हुआ दिख नहीं रहा। हम्म। तो फिर उन्होंने नया फॉर्मूला निकाला है। अब जातिवाद वाला फॉर्मूला ये लेके आए हैं, क्योंकि इनके पास फॉर्मूले बहुत हैं। देखिए, ये जो नगाड़ा पीट रहे थे पिछले 9 साल से, कानून व्यवस्था का, विकास का, वो तो धरा का धरा रह गया। कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं क्या है, लखनऊ जैसे शहर में किस तरह की हरकतें हो रही हैं। और आप देखिए कि हाईवे का क्या हाल है, पुलों का क्या हाल है, विकास का क्या हाल है, तो उसको तो वोट मिलेंगे नहीं। तो आखिरी फॉर्मूला बचता है कि जातिवाद पे कैसे लड़ाइयाँ की जाए, जातिवाद को कैसे साधा जाए। और इससे जो चोट दे रहा है जो विपक्ष का, अखिलेश का जो पीडीए का फॉर्मूला है, अब वो पीडीए में उन्होंने, उनका भी पीडीए बदलता रहता है समय-समय पे। उनके पीडीए में पंडित जी आ गए हैं। अब वो कह रहे हैं पंडितों का तो हमने पहले ही पी डाला हुआ, भाई हम तो पंडितों के साथ हैं, पंडित जी हमारे साथ हैं। और हमारे जो है मनोज पांडे जी अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं। जब उनको हमें दलित वाला मामला था तो वो लोकसभा के सांसद बन के चले गए हैं, वो तो पंडित जी आ गए हैं। तो अयोध्या में पंडित जी की भी जरूरत है। तो उससे भी कहीं न कहीं ये लोग डरे हुए हैं। तो इनको लगता है कि जो जाति का गठजोड़ अखिलेश यादव बना रहे हैं, विपक्ष बना रहा है जाति का गठजोड़, उसको किस प्रकार से तोड़ा जाए और किस प्रकार से बाँटा जाए। क्योंकि इनको ये पता है कि जब तक आप बाँटोगे नहीं, तब तक चक्रव्यूह टूटेगा नहीं। तब तक ये जातियों का चक्रव्यूह नहीं टूटेगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो ये जातियों का चक्रव्यूह टूटे, आपस में लोग लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भर है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब हो पाएगी। अब ब्राह्मणों को आपने दो फाड़ कर दिया है। ब्राह्मण है कितनी तादाद में? ब्राह्मण तादाद में कम है, लेकिन परसेप्शन बनाने में वो आगे रहते हैं। तो अब वो परसेप्शन कौन-सा बनाएँगे? क्योंकि आज तक तो परसेप्शन यही बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो क्या कुछ दिनों बाद ब्राह्मण गले में ढोल डाल के पीटने लगेंगे कि नहीं, नहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, भले ही वो कुछ भी करे हम उसके साथ हैं। ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी सोच रही है क्या? तो जो एक परसेप्शन लगातार बन रहा है ब्राह्मण समाज का, कि ब्राह्मण समाज कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और योगी जी से नाराज़ है। जिस प्रकार से वो एक साधु संत होते हुए, एक मठाधीश होते हुए, एक इस प्रकार के जो है जिनका किसी समाज से, किसी जाति से लेना-देना नहीं होना चाहिए, वो ठाकुरवाद में घुसे हुए हैं, तो उससे भी कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज नाराज़ है। भई आप तो हम्म। हर एक समाज के हो, हर एक जाति के हो, जब आपने अपना घर-बार छोड़ दिया, तो आपने जाति भी छोड़ दी ना, आप तो किसी जाति के नहीं हो, आपको ये परसेप्शन होना चाहिए आपका। लेकिन आपका हम्म। परसेप्शन ये बन गया है पिछले 5 सालों में कि आप ठाकुर ठाकुर हैं और ठाकुर होने पे आपको गर्व है और आप ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब नहीं, आप वो ठाकुरवाद ब्राह्मणों की को बढ़ावा दे नाराजगी का सर सीधे तौर पर दिखता भी है ना। जब ब्राह्मण आप कोई सभा करते हैं, कोई बैठक करते हैं, विधायक मिलते हैं, समस्याओं को रखते हैं, तो फिर आप जो है उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। उसको लेकर आप कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये अनुशासनहीनता है। ये पंकज चौधरी तो कह रहे थे ना चिल्ला-चिल्ला कर कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, ये अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा, अदरवाइज उससे पहले भी बहुत सारी बैठकें ऐसी हुई जातिवाद के नाम पर, उसके बाद भी हुई, उस पर किसी का मुंह नहीं खुला, लेकिन उस चीज को लेकर खुला। और जितने भी ब्राह्मण चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका क्या हाल है, उनकी कितनी सुनवाई की जा रही है? हालांकि सारा मामला सेंट्रिक हो गया है, किसी भी विधायक की कोई सुनवाई या सांसद की सुनवाई तो वैसे भी नहीं हो रही। ऊपर से आप जो है धर्म में चले जाते हैं तो राम मंदिर का मुद्दा, और ऊपर से आपने जो प्रयागराज में किया अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ, उनके जो शिष्य थे बटुक, उनकी चोटी खींच खींच कर, तो जिस तरह का परसेप्शन बनना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, उससे उलट बन रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। तो ऐसे में आगे क्या रहेगा उस पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ।
तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।